वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये आप लोग का 2018 का क्वेश्चन है जो कि पेपर सेकेंड का जो साइंस वाला पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लगभग आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जो क्वेश्चन बचा है, जो पेपर सेट बच गया है उसको भी बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसको आप जरूर नोट करते हुए चलिए कि हम आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कहाँ किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब जो अभी समय आपके पास बचा है उस समय में आपको जो टॉपिक थोड़ा वीक लगे उस टॉपिक का रिवीजन कीजिए और फिर क्वेश्चन कीजिए तो काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग साइंस लिस्ट का जो सीडीपी वाला पोर्शन है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे साइंस के पोर्शन पे। आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं जिसमें 20 आपके थ्योरी से है और 10 आपका जो होगा पेडागोजी सेशन से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन, यहाँ से आपके साइंस, ये आप लोग का मैथ का है और इसके नीचे ही आप लोग का साइंस का दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आप लोग से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा गया कि द लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर, यानी क्या है, तो वाइपर है, एनाकोडा है, बोआ है और जालीदार अजगर है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को सर्प के बारे में पढ़ना ही होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी ये भी पूछ सकता है कि कौन सा, थोड़ा सा इसी को घुमा देगा, इसी में से पूछ लेगा कौन सा विषैला है, कौन सा विषैला नहीं है, जो सर्प होते हैं उनकी कौन सी ग्रंथि जो होती है उसमें विष भरा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इससे बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी जालीदार अजगर हो जाएगा। यहाँ पे रेटिकुलेटेड पाइथन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूछा गया है कि विश्व भर में लोग द्वारा योग किया जाता है क्योंकि, यानी योगा क्यों किया जाता है। तो योगा इज डन बाय द पीपुल इन द वर्ल्ड बिकॉज, यानी यहाँ पे यह एक आसान व्यायाम है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ दिलाता है। तो सबसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो योगा को बढ़ावा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया था, जो कि ये आप लोग के क्लास 8 का दूसरा या तीसरा या चौथा चैप्टर है, जो कि वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसकी थ्योरी ऑलरेडी आप लोग को जितने भी क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक है उसका टॉपिक वाइज जो कि बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी कराया गया है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा तो वो क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा रोनाल्ड रॉस है, रॉबर्ट कोट है, एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है कि जो चेचक के टीके की खोज करने वाले थे, जैसे स्मॉल पॉक्स, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये थे एडवर्ड जेनर थे। तो सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक का मतलब कि जैसे हमने कोई चीज खाद्य पदार्थ बनाए, उस भोजन को हमें क्या करना है, परिरक्षित करके रखना है जिससे कि वो खराब ना हो। तो हम उसमें क्या मिला दें कि वो खाना सुरक्षित रहेगा। तो ये भी उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉपर सल्फेट है, नहीं, ये कॉपर सल्फेट नहीं है। अमोनिया सल्फेट, ये भी नहीं है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम बेंजोइड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बेंजोइड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑन ऑफ, यहाँ पे पूछा विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रेसिपिटेट। यहाँ पे आपसे सही ऑप्शन पूछा गया है तो जो कि आपका तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। यहाँ पे ईस्ट से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो अल्कोहल के, दही के, चीनी के, साधारण नमक में। तो ईस्ट से किण्वन भी किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल का। अल्कोहल किसके द्वारा बनाया जाता है, किण्वन यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो अब यहीं पे पूछ सकता है कि ईस्ट में कैसा प्रजनन होता है। अगर यहाँ पे पूछ ले कि प्रजनन कैसा होता है ईस्ट में, तो ये होता है मुकुलन, यानी ये होगा मुकुलन।
फिर यहाँ से भी क्वेश्चन मुकुलन से भी ये ध्यान रखिएगा कि इष्ट से कैसे, जैसे कि पूछेगा कि एक कोश, कौन ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इष्ट क्या है, एक कोशिकीय है। तो पूछेगा कि कौन ऐसा जीव है जो कि एक कोशिकीय है और मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है, तो इष्ट हो जाएगा। लेकिन एक कोशिकीय के जगह बहुकोशिकीय लगा देगा तो वहां पे आपका हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा में भी क्या होता है, मुकुलन होता है, लेकिन हाइड्रा कैसा जीव है, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर है। लेकिन ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। और ईस्ट में इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे सारे कोशिकांग के बारे में समझ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम, यानी यहाँ पे जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है उसी तरह बताइए राइबोसोम में राइबोसोम क्या बनाता है। तो राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन, माइटो जैसे कि एक कोशिकांग है, समझ लिए, एक कोशिका है, कोशिका के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लास्टिड होता है, लवक होता है, लवक भी कई प्रकार का होता है, वैक्यूल्स हो जाती हैं। तो ये सारे कोशिकांग है। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है, गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया, तो ये सारे जो टॉपिक दिया गया है आप इसको रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो केंद्रक दिख रहा है, केंद्रक के बीच में ही केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रिका के बीच में राइबोसोम यानी आरआरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है राइबोसोम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। पूछ लिया जाए विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन हमें यानी रोगों से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। विटामिन से हमें कोई यानी ऊर्जा नहीं मिलती है। खनिज यानी मिनरल से भी हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा पूछ लिया जाए कि किसे मिलती है, तो वसा से मिलती है, 9.2 हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से 4.2 हो जाएगा और प्रोटीन से भी आपका 4.2 हो जाएगा। यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि बहुत जल्दी हमें ऊर्जा की जरूरत है तो हमें क्या लेना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट आ जाएगा और उसके बाद आप लोग का प्रोटीन आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रोटीन आ जाएगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन घुमा के पूछ जाए कि हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे चाहिएगा, तो यहाँ पे आपका फैट हो जाएगा, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के ध्वनि चैप्टर से दिया गया है और यहाँ पे देखिए, यदि एक सूरल लोलक की आवृत्ति, ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो है केवल आपके क्लास 8th की साइंस बुक का ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसमें आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, आप लोग को भी पता होगा कि आप लोग के क्वेश्चन 6 to 8 तक के जितने एनसीईआरटी की जो बुक है वही से क्वेश्चन बनता है। बहुत रेयर केस में 9th 10th से पूछ देते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो आप लोग को ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, 6, 7, 8 ये तीनों क्लास की बुक अब रिवीजन कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं आप लोग के पास, तो आप इसको रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी कर, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है और 16 सेकेंड में कितनी दोलन पूरी करेगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दोलन बताइए कितनी पूरी करेगी। यहाँ पे आपका एक फार्मूला होता है दोलनों की संख्या, यानी दोलन बराबर, यहाँ पे आप लोग का क्या है, फ्रीक्वेंसी गुणे में यहाँ पे आप लोग को क्या दिया है, टाइम दिया है। अब यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, टाइम कितना है 16, तो 16 दूना 32, तो सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी धातु है वायु में रखने पे जल उठती है। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, जस्ता, जिंक है और एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम खुले में नहीं रख सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक रिएक्टिव सीरीज होता है जो कि आपको याद होने चाहिए। उस रिएक्टिव सीरीज से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद यहाँ पे आपका आयरन आ जाता है, लेड आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद कॉपर। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसकी अभिक्रियाशीलता यानी इसका बल घटता जाएगा। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद यहाँ पे सोना आएगा,
सोना, चांदी, उसके बाद आ जाएगा प्लेटिनम यानी पीटी हो जाएगा, इसका एजी हो जाएगा, उसका एयू हो जाएगा, उसके बाद पारा। तो यहाँ पे आप ही ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे पूछ लिया जाए इसमें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन किसको विस्थापित, विस्थापित का मतलब कौन किसको हटा सकता है, तो जो स्ट्रांग होगा वो कमजोर वाले को क्या करेगा, हटा सकता है। तो ये कैल्शियम, जो पोटेशियम है क्या करेगा, कैल्शियम को हटा सकता है। क्या कैल्शियम सोडियम को हटा सकता है, नहीं हटाएगा, क्योंकि सोडियम स्ट्रांग है और ये कैल्शियम क्या है, कमजोर है। लेकिन पोटेशियम सोडियम को हटा देगा, सोडियम कैल्शियम को हटा देगा। तो इस रिएक्टिव सीरीज से कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मेरे साथ खुद आप बोलिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, पारा, चांदी, सोना और प्लेटिनम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज, यानी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं, यानी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो ऑक्सीकारक में नहीं, यानी अपचायी कारक में हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एंटी एसिड है और फॉर्मेशंस एजेंट है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, ना तो आप लोग का रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रति अम्ल, यानी अम्ल को मारने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न विथ ऑफ पॉप साउंड। तो पॉप ध्वनि के साथ कौन सी गैस जलती है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस होती है जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा से असंपर्क बल का उदाहरण है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। तो संपर्क बल में जब हम किसी चीज को संपर्क कर रहे होते हैं, छू रहे होते हैं, तो वो संपर्क बल होता है। लेकिन हम किसी चीज को छू नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी वो कार्य करता रहता है, तो वो असंपर्क बल होता है। क्या चुंबक को हम थोड़ी सी दूरी पे भी रखे रहते हैं तो चुंबक क्या होता है, एकदम एक पास आने के लिए क्या हो जाता है, बल लगाता है। तो क्या वो संपर्क है, नहीं, वो संपर्क नहीं है, असंपर्क है। लेकिन घर्षण बल क्या है, संपर्क बल है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर और मिट्टी क्या होती है, साथ में चिपकी रहती है, तो वो क्या है, एक आपका संपर्क बल है। पेशीय बल का मतलब हम किसी चीज को बल लगा के हटाते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वस्तु है, हम इसको हटा रहे हैं हाथ से, तो हम इस पे भी बल लगाते हैं, तो ये क्या है, पेशीय बल है। तो जो पेशीय बल होता है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग का गुरुत्वाकर्षण बल है और चुंबकीय बल है। तो ये क्या है, असंपर्क बल है। बिना बल हमारे शरीर से क्या ये टच नहीं होता। लेकिन देखिए इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है 9, और 9 का मतलब बताया गया है कि चारों ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे पेशीय बल तो संपर्क, पेशी का मतलब हम अपने अंग से किसी चीज को टच कर रहे हैं तो पेशीय बल होगा। तो इसका जो आयोग के द्वारा आंसर है ये आप लोग का 9 बताया गया है, जो कि 9 का मतलब कहा गया है कि सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि डायबिटीज इन कंट्रोल बाय हार्मोन। डायबिटीज को यानी मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो मधुमेह में क्या होता है, मधुमेह जो शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, तो जब कोई चीज कम होगा उसके यानी जो इसको कंट्रोल करने वाला होता है वो कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है, थाइमोसिन है और इंसुलिन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसुलिन है। जो हमारा पाचन तंत्र में अग्न्याशय ग्रंथि होती है जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाने का कार्य करती है, उसमें अल्फा, बीटा और लेम्डा सेल्स होती हैं, जो कि अल्फा और बीटा से आप लोग के इंसुलिन निकलता है, जो कि इंसुलिन ही
शर्करा को कंट्रोल में करता है। जैसे ही इंसुलिन कम होगा तो शर्करा बढ़ जाएगा और ये मधुमेह रोग का कारण बनेगा। तो पूछा है कौन सा हार्मोन है जो इसको नियंत्रित करता है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ये आप लोग के क्लास 8 साइंस के एक चैप्टर दिया गया है जो कि कोयले और पेट्रोलियम के बारे में, वहां से ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो सही ऑप्शन है केरोसिन है, सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड, यहाँ पे एक एलपीजी होता है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे है पैराफ्यूम मोम है, बिटुमेन है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो आप लोग का पैराफ्यूम मोम होता है, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। पूछा है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पे आपका सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, मिट्टी का तेल है, पैराफ्यूम मोम है और बिटुमेन भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेड डाटा बुक कंटेंट्स ए रिकॉर्ड ऑफ, यानी रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो संकटापन्न प्रजाति का, विलुप्त प्रजाति का, वनस्पति का, पशु वर्ग का। तो यहाँ पे हम किसका डेटा रखते हैं, तो जो जीव है जो संकटापन्न हुए, संकट में है, उनको हम इसके अंदर रखते हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। तो असमतल करने का कारण क्या है, तो जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते की जीवन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगी कि जड़त्व को बढ़ाने के लिए। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, यानी व्हाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रेडेड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं है, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। साफ से यहाँ पे आपको बताना है कि आसुत जल में क्या विद्युत प्रवाहित होता है कि नहीं होता है। तो एक होता है आप लोग का शुद्ध जल, यहाँ पे होता है आप लोग का एक शुद्ध जल, और एक होता है आसुत जल। तो शुद्ध जल का मतलब कि जो इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और ये विद्युत प्रवाह का कारण किसके कारण करता है, आयन के द्वारा ही करता है। लेकिन जो आप लोग का आसुत जल होता है उसमें पूछा गया है कि बताइए इसमें विद्युत प्रवाहित यहाँ पे पूछा है कि बताइए इसमें विद्युत प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, कि होगा भी बहुत धीमा होगा। तो यह विद्युत का सुचालक, सुचालक का मतलब कि बहुत तेजी से विद्युत प्रवाहित, तो यह ऐसा नहीं है। यह विद्युत रोधी भी नहीं, यह विद्युत का कमजोर चालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, इस सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन यहाँ पे कहा गया है कि यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। तो यहाँ पे आप सत्य नहीं पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो पोरबंदर है, पुरी है, मुंबई है, गोवा है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय ये साइक्लोन। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष इसकी अक्ष के तल के लंबवत है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है और पृथ्वी की घूर्णन अक्ष
इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है। तो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुकी हुई है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि दिन और रात किसके कारण होता है, तो जैसे कि यहाँ पे सूर्य होता है इस तरह से, यहाँ पे पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी इस सूर्य का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। सूर्य का तो चक्कर लगा ही रही है, लेकिन खुद का भी अपना भी चक्कर लगा रही है। जैसे कि लड्डू क्या होता है, लड्डू खुद भी घूमता है और दूरी भी तय करता है, लेकिन सूर्य तो घूम नहीं रहा है। तो जब पृथ्वी इस साइड है, तो इस साइड है तो क्या है, उजाला है। जब पृथ्वी इस साइड है तो उजाला रहेगा, लेकिन क्या इधर प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश नहीं जा रहा है, तो इधर कैसा होगा, अंधेरा होगा। तो यहाँ पे पूछ लिया जाए कि अंधेरा और उजाला किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि देयर आर 2 कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो यहाँ पे वृक्ष वितान पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक है, अपघटक एक जंगली जंतु है, ह्यूमस है, शाही है, सूक्ष्म जीव बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कुछ जो कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। सबसे पहले इसमें से चारों आपको पूछ लिया जाए कि चारों में से आपको क्या पता है। तो जो यहाँ वृक्ष वितान है, अपघटक है, ह्यूमरस है, शाही है। तो शाही क्या है, शाही एक जंगली जंतु है। आप भी सुने होंगे कि शाही के बारे में। यहाँ पे आपको ऑप्शन के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप शाही के बारे में पता है, तो शाही क्या है, एक जंगली जंतु है। उसके बाद वृक्ष वितान क्या है, तो ये बड़े वृक्ष के शाखाएं हैं। अपघटक कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और ह्यूमरस क्या होता है, ये आप लोग के पादप और जंतुओं के मृत ऊतक होते हैं। ह्यूमस में बहुत ज़्यादा, यानी जैसे कि ह्यूमस और खाद के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि उर्वरक, ह्यूमस और खाद में क्या अंतर है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं, आपका ए बी सी और डी। तो यहाँ पे ए का क्या है, आप लोग का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका बी का कितना है, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। सी ह्यूमरस का मतलब है पहला हो जाएगा, और यहाँ पे शाही का मतलब दूसरा हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिएगा आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग के पेडागोजी वाले 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। रचनात्मक आकलन यानी व्हाई द फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस। तो यह लेना आसान है, यह शिक्षार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान के अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो ऑप्शन तो ऐसे देखने में आप सोचेंगे कि सारे ऑप्शन ही सही लग रहे हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें चुनना होता है। पेडागोजी का यही रोल है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है वही आप चुनना है। तो रचनात्मक आकलन का मतलब हो जाएगा यह निदानात्मक है, यानी इट इज ए डायग्नोस्टिक, यानी आप निदान कर सकते हैं। रचनात्मक आकलन का मतलब कि जब आप यहाँ पे बच्चों को फॉर्मेटिव असिस्टमेंट कर रहे हैं, आप जिस टाइम क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर उस टाइम बच्चे से क्वेश्चन पूछ लें और वहाँ पे अगर बच्चे को उस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम हो, वहीं पे उस बच्चे का आंसर आप पूछे, उसके बाद उस बच्चे को उसके बारे में बता दें कि नहीं बेटा इस तरह से नहीं होगा, इसके बारे में ये बातें सही है, तो फिर उस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये निदान आप कर दिए, अपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे को नहीं आया, फिर आपने उसको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया, उसको अच्छे से समझा दिया, यानी आप उसका निदान कर दिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। तो शिक्षार्थियों के विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की सहायता करने के लिए। देखिए अंक अक्सर करके सही नहीं होता, आप बच्चे को अंक के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे की समझ के लिए पढ़ा रहे हैं। शिक्षार्थी में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता के विकास करने के लिए, या शिक्षार्थी को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो प्रदर्शन के आधार पर तो आप
बच्चे को मूल्यांकन करेंगे ही नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बताइए कौन सा सही है। आप उच्च शिक्षा के लिए भी तैयार बच्चे को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की भी सहायता, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे शिक्षार्थी में विज्ञान में सृजन, जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी दिख जाए बच्चों में, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करना है बच्चों को, तो वो सबसे बेस्ट होता है और सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना और शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना या अवधारणाओं से संबंधित गतिविधि को शिक्षार्थियों से कराना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सही बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है कि यहाँ पे अवधारणाओं से संबंधित, जैसे कि आप कोई कंसेप्ट बच्चे को सिखा रहे हैं और उस कंसेप्ट को सिखाते टाइम आप बच्चे को क्या करेंगे, खुद से करने के लिए कह रहे हैं। आपको कोई टॉपिक आया, उस टॉपिक को आप बच्चों को खेल के माध्यम से खुद समझा रहे हैं, उस बच्चे को खुद करने के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चा सबसे बेस्ट तरीके से सीखेगा। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको 4 ही दिख रहा है कि इसमें बच्चा खुद गतिविधि कर रहा है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक्टिविटी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ये तीसरा सही हो, यानी चौथा सही होता है। अगला है आप लोग के एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छे विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। तो विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने में सक्षम हो और विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए और विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि विज्ञान बालक को कार्यों की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण सही नहीं है। यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो खुला मस्तिष्क यानी ओपन माइंडेड, यहाँ पे अधिक सीखने की उत्सुकता, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी सही है। समस्या के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी सही है, लेकिन कठिन कार्य ये सही नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हर कक्षा 6 के शिक्षार्थी को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी विधा होगी। चर्चा करेगा, गतिविधि आधारित शिक्षण करेगा, उदाहरण देगा और प्रदर्शन करेगा। तो देखिए, जब आप पेडागोजी वाले सेशन वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे देखने में आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन जो उसमें सबसे बेस्ट होगा वही आपको चुनना होगा। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कहाँ बच्चा खुद संलग्न है, खुद एक्टिविटी कर रहा है, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य की प्राप्ति करना और अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो कंटिन्यूअस और कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन का मतलब क्या है। तो अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। अगला ऑप्शन देखिए, क्या अधिक आवर्ती जांच की परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधि और अभ्यास और विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधि और अभ्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है, यानी समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है। तो जो इसके चरण है उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। तो सही ऑप्शन यहाँ पे अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूप विधि का एक चरण है? तो समानता का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण यहाँ पे है, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना और उपयोग करना। तो सही ऑप्शन यहाँ समानताओं का चित्रण हो जाएगा। और ये आप लोग के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो आप लोग इसको एक दो बार जरूर देखिएगा। ये पेपर और इसका आंसर की आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। JLB टीचिंग एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, या वीडियो के लिंक में, वीडियो के नीचे यानी आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से जाके डाउनलोड यानी जुड़ जाएंगे और वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार रिवीजन जरूर करें। आपको भी पता है कि जो आप लोग का सीटेट का पेपर होता है, जो सीटेट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत जोर देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अगर हर पेपर से एक एक क्वेश्चन उठाया जाए तो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो नए बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपके पास बुक होगा या आप नोट्स पढ़े होंगे तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। और क्लास 8th का जो साइंस का चैप्टर वाइज नोट्स, और उसके बाद आप उसकी क्लास देख लें, जो कि आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग, जहाँ पे आप बुक से उसको 1-2 घंटे में पढ़ेंगे, आप 10 मिनट